जय मोरल। मोरल परिवार के सभी सदस्यों को हमारा हार्दिक अभिनंदन। नव वर्ष की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। भविष्य अत्यधिक मंगलमय हो, शुभमय हो। आप सब स्वस्थ रहें, मंगलमय रहें। जय मोरल। आज चलिए मैं कुछ इस तरह की चर्चा कर रहा हूं जिसके बीच में, जिस क्षेत्र में हम और आप लगे पड़े। और दोस्तों, ये जो क्षेत्र है जिसे आप सेलिंग या मार्केटिंग का क्षेत्र कह सकते हैं, चलिए आज क्यों नहीं कुछ हम लोग ऐसी चर्चा करें और आपके साथ आपस में शेयर करें और एक दूसरे को तवज्जो देने की कोशिश करें। क्योंकि ये एक ऐसी स्फीयर है, ऐसा क्षेत्र है जो कि अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें नई नई क्रिएटिविटी, इतनी तरह की क्रिएटिविटी और क्रिएटिव आइडियाज, एजम्पशंस आते हैं कि मजा आ जाता है। बहुत सारे लोग जो इस मार्केटिंग में जुड़ते हैं, खास करके सेलिंग के प्रोसेस में, क्योंकि सेलिंग तो मार्केटिंग का एक सेगमेंट है, लेकिन ये सेलिंग समझना चाहिए। अब सेलिंग के पहले हम लोग आते हैं कि जैसे मान लीजिए हम लोग मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज में हैं। मॉरल नाम के कई आप लोगों ने अर्थ भी निकाले हैं, है ना, लाइक MORAL। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग इसके बहुत ही पॉजिटिव अर्थ निकाले। मैं अगर इस सेल्स के कंसर्निंग अगर मैं बात करूं, और खास करके आपके मल्टी लेवल मार्केटिंग में या इवन ट्रेडिशनल मार्केटिंग, तो मॉरल जो फर्स्ट लेटर इसका एम है, मैं इसको लेके चलता हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि मोटिवेशन, मैं कहता हूँ मीटिंग, कि आपकी बिजनेस मीटिंग पे काफी डिपेंड करती है। बिजनेस मीटिंग्स आर वेरी 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 एसेंशियल। तो बिजनेस में मीटिंग अपने सबऑर्डिनेट के साथ करना, सुपीरियर के साथ करना, अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ, कस्टमर के साथ, प्रोस्पेक्ट के साथ, मीटिंग्स बहुत जरूरी है। तो पहली चीज मैं कहता हूँ मीटिंग। ऑब्वियसली एम मोटिवेशन से भी संबंधित है। अब आते हैं ओ। मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनीज ने इतने सारे ऑफर्स, अट्रैक्टिव ऑफर्स आप लोग को दे रखे हैं प्रोस्पेक्ट के लिए, आपके लिए, कि इतने सारे ऑफर्स हैं कि कहने की जरूरत नहीं। और नॉर्मली इन ऑफर्स को इसलिए दिया जाता है कि ताकि आपका आकर्षण उसमें बना रहे और आपके प्रोस्पेक्ट्स भी आपकी तरफ काफी झुकाव रखें। और ऑब्वियसली कंपनी की भी टर्नओवर डेफिनेटली इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि हम सब जितने लोग जुड़े हुए हैं मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनी से, हम सबका ये परम कर्तव्य हो जाता है कि हम कंपनी को ग्रो कराने के लिए बहुत तेजी से अग्रसर हो। और ये तभी संभव है जब हम, यानी कार्य क्षेत्र में हम और आप सारे इंडिविजुअल भी ग्रो करें। अब ऑफर्स के बाद एक आर भी आता है, ये और रिवॉर्ड्स। अन्य को रिवॉर्ड्स है जो कहने की जरूरत नहीं। आप सब जानते हैं कि काफी बड़े बड़े रिवॉर्ड्स जो अभी आपने 5 दिसंबर को देखा भी, और इतने सारे रिवॉर्ड्स जो हैं ऑब्वियसली आपको काफी अट्रैक्ट करते हैं। और ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव कंपनी का अप्रोच होता है कि हम सब जैसे जो कार्यकर्ता या वर्कर हैं, अगर कोई भी बहुत अच्छा अचीव करते हैं तो उन्हें रिवॉर्ड से सम्मानित किया जाता है। ये बहुत ही प्रोग्रेसिव और बहुत ही क्रिएटिविटी क्रिएट करता है, और साथ में एक एंथुसियाज्म माने उत्साह भी हम सब लोगों में पैदा करता है। कहने की जरूरत नहीं कि मॉरल में मीटिंग्स है, ऑफर्स है, रिवॉर्ड्स है, और ऑब्वियसली ए आता है, दैट इज फॉर एक्शंस। कंपनी हमेशा एक्शंस में रहती है। हमारे जो अति सम्मानीय MD सर, CMD सर और अन्य निर्देशकगण सभी दिन रात सोचते रहते हैं, नई नई चीजें क्रिएट करते हैं और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। आप सब लोगों के बारे में सोचते हैं, हम सब लोगों के बारे में वो सोचते हैं, और एक बड़ा ही पवित्र मिशन के साथ चलते हैं कि देश में लोग स्वस्थ रहें, बेरोजगारी दूर हो,
और हर आदमी सम्मानपूर्ण जीवन जिए। तो एक्शंस में तो रहना ही होगा। जिस तरह से हमारी संस्था एक्शंस में है, उस तरह से हम सबको एक्शंस में रहना होगा। और एक्शन का मतलब सिर्फ एक्शन ही नहीं होता है, डिवोशन भी होता है, डेडिकेशन भी होता है। यानी कंप्लीट रूप से हम उसमें इन्वॉल्व हो जाएं अपने कार्य के लिए, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है। और हमें कंपनी के भविष्य को भी ध्यान रखते हुए और अपने भविष्य का भी आकलन करते हुए बहुत तेजी से, बहुत ही ईमानदारी से अपने कार्य को 24/7 करना होगा। तो एक्शंस के साथ साथ जो अंतिम लेटर है एल, ये डेनोट करता है लीडरशिप। नो डाउट कि हमारी मैनेजमेंट जो हमारे ग्रुप और कंपनीज की है काफ़ी अग्रेसिव है, काफ़ी अप्रोचेबल है, काफ़ी ट्रांसपेरेंट है और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड भी है। तो कहने की ज़रूरत नहीं, और लीडरशिप क्वालिटी की तो कमी ही नहीं। लेकिन जहाँ तक हमारे और आपके जैसे लोग जो फील्ड में काम कर रहे हैं और जो हम अपने आप को लीडर मानते हैं या मैनेजर मानते हैं, तो क्या वास्तव में हमने लीडरशिप क्वालिटी विकसित की? क्या हम लीडर का कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे? चलिए, लीडरशिप के बारे में हम बाद में भी बात कर सकते हैं कि लीडरशिप की कई तरह की स्टाइल होती है। मैंने एक बार संक्षिप्त में एक वीडियो में बताया भी था। लेकिन आज थोड़ा हम डाइवर्ट होंगे, हम चलेंगे सेलिंग की ओर। दोस्तों, बिजनेस एक ऐसी चीज है कि किसी भी बिजनेस में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। कि एक होता है कि जो अभी एट प्रेजेंट हमारा बिजनेस है, आप जिस भी कार्य क्षेत्र में जहां भी काम कर रहे हैं वहां पे जो आपका बिजनेस है, यानी ऑब्वियसली ये जो बिजनेस आ रही है निश्चित रूप से सर्टेन प्रोस्पेक्ट से आ रही होगी या कस्टमर से आ रही होगी। और ये जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये भी देखना है कि हमें जो कस्टमर हमारे पास हैं उन्हें रिटेन करना है, वो दूसरी तरफ ना जाए। उनके जो भी काफ़ी तरह की उनकी जो लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है, उनकी वांट्स है, या जो भी सारी चीज़ें हैं, हमें उनका निरंतर ध्यान रखना चाहिए ताकि एग्जिस्टिंग जो कस्टमर है यानी वर्तमान जो प्रॉस्पेक्ट हमारे पास है वो दूसरी ओर या कहीं दूसरी तरफ खिसक ना जाए। और इसके लिए बहुत ही रेगुलर फीडबैक और फॉलोअप की आवश्यकता होती है। और हमें उम्मीद है कि आप भी कर रहे होंगे, हम सब भी करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो करना चाहिए। और दूसरा एस्पेक्ट बिजनेस बढ़ाने का है कि एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन करना और साथ में नए कस्टमर यानी नए प्रॉस्पेक्ट को क्रिएट करना। नए प्रॉस्पेक्ट को क्रिएट किए बिना बिजनेस बढ़ ही नहीं सकता। तो ये जो रिटेंशन प्रोसेस है, कस्टमर को, जो भी वर्तमान हमारे कस्टमर हैं जो बिजनेस दे रहे हैं, उनको किसी हालत में रिटेन करना है और साथ में नए कस्टमर भी क्रिएट करने, बनाते चला जाना है। क्यों नहीं बिजनेस बढ़ेगी? दूसरी चीज की जो हमारे करंट कस्टमर हैं, इन पर अगर आप थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं, थोड़ा अधिक ध्यान दें, तो आप पाएंगे कि आपका बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। क्योंकि नए नए तरह के ऑफर्स आ रहे हैं, नई नई तरह की प्लान कंपनी दे रही है, तो क्या है कि उसका भी एक बड़ा जबरदस्त प्रभाव एग्जिस्टिंग यानी करंट कस्टमर पे पड़ता है और वो प्रोडक्ट्स की संख्या बढ़ा सकते हैं या अकाउंट्स बढ़ा सकते हैं या ट्रांजैक्शन ज़्यादा कर सकते हैं और इस तरह से बिजनेस में बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है। तो ये तो बेसिक्स है कि जो हमारे करंट कस्टमर है उनको हमें रिटेन करना होगा और नए कस्टमर को हमें क्रिएट करना होगा। अब आते हैं दोस्तों की सेलिंग। हम जो सेल्स के क्षेत्र में नए नए लोग आए हैं वो, या जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिन्हें ऑलरेडी सेल्स का अनुभव है, लेकिन दोस्तों ये कहना कि मुझे 20 साल, 25 साल, 30 साल, 10 साल, 15 साल का अनुभव है, ये मेरी समझ में ये नहीं कहना चाहिए। क्योंकि हर दिन एक नया दिन है, हर दिन एक नई चीज़ें हैं, हर दिन एक नए आइडियाज़ की आवश्यकता होती है और आइडियाज़ की भरमार है।
तो हम अपने सक्सेस और फेल्योर से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते रहते हैं और नए नए आइडिया आते हैं। तो ये चीज़ देखना ज़रूरी है। और अगर आप समझें कि सेलिंग के प्रोसेस में अगर आप हर दिन रात में अगर रिवाइंड करें अपने दिन भर की एक्टिविटी को, तो आप पाएंगे कि आपने कहाँ गलत किया और कहाँ सही किया। और फिर हमें ये जो हमारी हैबिट है ये मौका देती है कि अगले दिन हम उन चीज़ों को ना रिपीट करें जिसके कारण प्रोस्पेक्ट से हमें निराशा हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अब आती है कि ये जो सेल के प्रोसेस होते हैं, वैसे तो सेलिंग के कई स्टाइल्स हैं और हर व्यक्ति का अपना एक स्टाइल होता है। हर व्यक्ति के पास एक अलग कौशल होता है जिसे आप स्किल कहते हैं। तो कई तरह के स्किल के कई तरह के लोग मौजूद हैं सेल्स की लाइन में, और आप सबके बीच में भी अनेकों विधा वाले अनेकों वर्कर हैं जिनके पास अलग अलग तरह के कौशल है, अलग अलग तरह की सेलिंग स्टाइल हो सकती है। बस जानने की जरूरत होती है कि आपकी टीम में जितने भी लोग हैं, आपके डाउनलाइन, उनके डाउनलाइन, उनके डाउनलाइन, जो भी टीम के मेंबर्स हैं, वो उनके प्रत्येक टीम के मेंबर के पास कौन सा सेलिंग स्टाइल है। अगर आप इस चीज को पहचान लेते हैं कि किस व्यक्ति के पास कौन सा सेलिंग स्टाइल है, वो किस तरह से कर सकता है, तो आप निश्चित जानिए कि बिजनेस बढ़ने में कोई रुकावट नहीं आ सकती। इन सब चीजों पर हम ध्यान बहुत बार नहीं देते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो एक्सपर्ट हैं। हमारी कंपनी में भी कई लोग ऐसे हैं, आपके बीच में अनेकों लीडर्स ऐसे हैं, नो डाउट कि उनके पास बहुत ही अत्यधिक कौशल है, वो एक्सपर्ट है। लेकिन हम यहाँ और भी लोगों की बात कर रहे हैं, और भी हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं जिन्हें ज्ञान नहीं है कि ये सेलिंग क्या होता है और क्या करना है। तो दोस्तों, उन्हें सपोर्ट की भी जरूरत होती है। अब आती है कि जो सेलिंग एक प्रोसेस है, मैं उन लोगों के तरफ भी मुखातिब हूँ जो बिल्कुल नए हैं या जो इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, या अनुभव भी है उनको लेकिन इसकी क्लैरिटी नहीं। देखिए, सेल्स के प्रोसेस में दो चीज को ध्यान में रखने की है। एक है नीड की मतलब होती है अत्यंत आवश्यक जरूरत, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, सुरक्षा, ये सारी चीजें क्या है, इमीडिएट जरूरत पड़ती है और इसकी आवश्यकता है जो कि मौलिक जरूरत है हर व्यक्ति। और नीड कभी कभी ऐसी भी आ जाती है, हम चलते फिरते हमारे पास भोजन, वस्त्र, आवास सारी चीजें हैं, लेकिन नीड आती रहती है किसी न किसी चीज की। और एक होता है वांट, चाहत। दोस्तों, एक चीज बड़ा कमाल का होता है कि नीड चाहे कैसी भी हो, लेकिन अधिकांश समय जो कस्टमर या प्रोस्पेक्ट आप देखेंगे कि वो वांट्स की तरफ ज्यादा जाते हैं। कभी चाहे इमीडिएट किसी और चीज की जरूरत होती है, लेकिन हम इन्वेस्ट किसी और चीज में कर देते हैं, यानी वो हमारे डिजायर को पूरा करता है। वांट को आप कह सकते हैं एक तरह से डिजायर। और डिजायर जो होता है वो कई प्रकार के होते हैं, और डिजायर जब आदमी की पूरी होती है तो वो बड़ा साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति खुश होता है। और एक सेल्समैन अच्छी तरह से जानता है अपने कस्टमर के नीड को भी और उसके डिजायर को भी। लेकिन अगर आप डिजायर को अनफोल्ड करते हैं, अगर आप उनके डिजायर्स के अनेक तरह के, जो उनके मन में जो भी अंतर्द्वंद्व चलता है, या जो उनकी डिजायर है, या जो उनकी इच्छा है और नीड है, तो आप निश्चित तौर पे जाने कि जितना अत्यधिक किसी भी कस्टमर या प्रोस्पेक्ट के बारे में आप जानेंगे कि उनकी डिजायर्स क्या क्या है, तो आप ज़्यादा सफल होने की आपकी बिल्कुल सफलता जो है मिलने की पूरी संभावना हो जाती है। तो ये वांट्स एंड नीड्स को हमें समझना बहुत ही जरूरी है। तो ये दो शब्द याद रखना चाहिए। नीड जरूरत को कहते हैं और डिजायर मतलब चाहत। तो ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए सेल्स के प्रोसेस में ऐसे सेल्समैन ज्यादा सफल होते हैं जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स के डिजायर्स को भांपते हैं, और ये जब भी उनसे बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि उनकी डिजायर क्या है। और जैसा मैंने कहा कि हम लोगों में से अधिकांश लोग नीड तो किसी और चीज की होती है, लेकिन हम डिजायर पूरा करने के लिए कुछ एक्सपेंस या इन्वेस्ट कर देते हैं। ये आमतौर पे देखा गया।
तो ये जो सेलिंग की प्रक्रिया है, इसमें वांट जो है यानी डिज़ायर का बहुत बड़ा महत्व है। कोई भी चीज़ आप सेल कर रहे हो, किसी भी प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हो, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट हो, फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो, या कुछ भी, तो ये जानने की कोशिश हमेशा करना चाहिए कि अगले व्यक्ति की डिज़ायर क्या है, चाहते क्या है, किस किस क्या उनके विशेष चाहते हैं। तो जब हम चाहत समझ लेंगे तो हम सेल्स के प्रोसेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी भी जाननी चाहिए जो सेलिंग के लिए बड़ा बेसिक है, जिसको कि आप ABC ऑफ सेलिंग भी कह सकते हैं। अब ABC ऑफ सेलिंग में क्या है कि जैसा मैंने कहा कि नीड और वांट का तो ख्याल रखना ही होगा। नीड वांट के अलावा जो दूसरी चीज़ें, तो मैंने जैसा कि कहा कि सेलिंग के प्रोसेस में डिज़ायर यानी वांट्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है, और जितना अधिक हम किसी भी प्रॉस्पेक्ट के डिज़ायर को जानते हैं तो हमें सफल होने की काफ़ी बिल्कुल होना निश्चित हो जाता है सेलिंग के प्रोसेस में। दूसरी चीज़ ये है कि हमें जिस भी प्रॉस्पेक्ट से हम मिलते हैं या कस्टमर से मिलते हैं, उनके पर्सनल चीज़ों के बारे में, आई मीन पर्सनल मीन्स उनकी हैबिट्स क्या है, या उनकी अपनी पर्सनल लाइकिंग क्या है, डिसलाइकिंग क्या है, उनका रहन सहन क्या है, उनके स्टाइल ऑफ लिविंग क्या है, उनके स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ों पर्सोना जिसके कहते हैं, ये भी जानना चाहिए। चूँकि ये एक जो ये इंफॉर्मेशंस हैं, ये सारे इंफॉर्मेशंस अगर आपके पास होंगे तो आप बड़ी आसानी से कस्टमर को अप्रोच कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी प्रॉस्पेक्ट या कस्टमर जब ये जानते हैं कि हम एज ए सेल्समैन उनके बारे में इतनी सारी जानकारी रखते हैं कि तो उन्हें एक अंदर से बड़ी प्रसन्नता होती है और इम्पोर्टेंस भी फील होता है, और ऐसा होना भी चाहिए। इससे क्या होता है कि एक आपके और कस्टमर के बीच में एक बॉन्ड डेवलप होता है और ग्रेजुअली रिलेशनशिप बढ़ती है। तो प्रॉस्पेक्ट के साथ रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए उनके पर्सोना को जानना भी बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ कि ये भी हमें जानना चाहिए कि जो सामने का जो प्रॉस्पेक्ट है उनको हम कन्विंस कैसे करें। कन्विंस के अलावा आप देखेंगे कि बहुत सारे जो अलग अलग तरह के कस्टमर होते हैं। जब हम आएंगे कि स्टाइल ऑफ सेलिंग पे, तब संक्षिप्त में चर्चा करेंगे कि किस किस तरह से अनेक लोग अपने सेलिंग प्रोसेस को करते हैं। हम जब कनेक्ट करें कस्टमर से, कम्युनिकेट करें कस्टमर से, मैं पहले भी कह चुका हूं कि देखिए कम्युनिकेट जब हम आपस में संवाद करते हैं, कम्युनिकेट का मतलब बेसिक इंटेंशन होता है कनेक्ट बिजनेस। तो बिजनेस के क्षेत्र में हमें कनेक्ट होना है, और कनेक्ट होने के लिए हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो कब एक चीज़ तो इसका ध्यान देना है, और जब हम उनसे कनेक्ट होते हैं, चूंकि हमें उनके वांट के बारे में मालूम है, उनके डिज़ायर के बारे में मालूम है, उनकी पर्सनल हैबिट्स और बिहेवियर या उनके स्टेटस के बारे में मालूम है, और जब इन सब चीज़ों के साथ अप्रोच करते हैं तो फिर बातें आगे बढ़ती है और हमें कन्विंस भी करना पड़ता है। तो ये भी देखना होगा कि हम कैसे उनको लॉजिकल तार्किक रूप से या किसी भी टेस्टिमोनियल से या अपने एक्सपीरियंस से, अपनी बातों से, अपने एक्सपीरियंस से उनको कैसे कन्विंस कर सकते हैं। तो ये भी कन्विंस भी बहुत होना जरूरी है। कन्विंस के बाद कोलैबोरेट होने की भी जरूरत होती है, माने सहयोग की भी आवश्यकता होती है कि हम प्रॉस्पेक्ट को छोड़ ना दें, बल्कि उन्हें हमें सहयोगात्मक रवैया अपनाना होगा। और जब हम सहयोगात्मक रवैया अपनाते हैं तो ऑब्वियसली प्रॉस्पेक्ट और कस्टमर्स के मन में एक बहुत ही इमोशनल फीलिंग धीरे धीरे क्रॉप अप होने लगती है, और वो हमें भी याद रखते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट, तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। चौथा है कि रिलेशनशिप बिल्डअप करना बड़ा ज़रूरी है। अभी मैंने कहा, एक तो आप जब उनकी पर्सनल चीज़ों को पर्सनल बिहेवियर्स या पर्सनैलिटी को समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं, लेकिन उसके अलावा और भी कई फैक्टर्स हैं जो कि रिलेशनशिप बनाने में काफ़ी मदद करती है। तो संबंध भी कस्टमर के साथ बनाना बड़ा इम्पोर्टेंट है। बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे कि प्रॉस्पेक्ट और कस्टमर से आप रिलेशन बिल्डअप कर सकते हैं दोस्तों। चाहे वो कितने भी इम्पोर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो, रिच हो, उनका बड़ा हाई स्टेटस हो, फंडा हो, लेकिन अगर आप उनके कुछ पर्सोना के बारे में जानते हैं, मान लीजिए किन्हीं का जन्मदिन है, किन्हीं की मैरिज डे है,
और किसी के घर में कोई और फंक्शन है, या कहीं वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, हॉलिडे के लिए जा रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन जब आपके पास होती है तो एक अप्रोप्रिएट टाइम पे जब आप उनको कोई बधाई दे देते हैं या कोई गिफ्ट दे देते हैं या आप डिजिटली उनको कुछ चीज़ कम्युनिकेट कर देते हैं, तो जानते हैं कि एक बड़ा कमाल का अवसर होता है और रिलेशन बिल्डअप करने में काफ़ी हेल्प करता है। और अगर कहीं आप इंडिविजुअली पर्सनली भी जाके उनसे पर्टिकुलरली उस समय उस दिन मिलते हैं, तो निश्चित तौर पे जानिए कि कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को पसंद करता है कि आपने उसे याद किया। तो इस चीज़ को याद रखने की ज़रूरत है कि वी हैव टू बिल्ड अप ए गुड रिलेशनशिप। वैसे तो रिलेशनशिप मार्केटिंग आज के दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण है। कभी हम फिर चर्चा करेंगे कि रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या होती है, ये एक अलग चैप्टर है। लेकिन डे टू डे हम वर्क में हमें अपने रिलेशनशिप को बिल्डअप करने की भी काफ़ी आवश्यकता होती है, और तब हम धीरे धीरे और ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं अपने कस्टमर से, चाहे वो नए हो और चाहे पुराने। लेकिन ज़्यादातर समय हम क्या करते हैं कि एक बार बिजनेस लेने के बाद हम उन्हें भूल जाते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं और इतना सेल्फिश हो जाते हैं कि फिर नए के तलाश में लग जाते हैं। दोस्तों, ये बड़ा मुश्किल होता है बिजनेस बढ़ाने में, एक बहुत बड़ी रुकावट आती है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जिस व्यक्ति ने हमें या हमारी कंपनी को बिजनेस दिया वो हमारे प्राइम कस्टमर है। अगर वो अभी बिजनेस दे रहे हो नहीं दे रहे हो, लेकिन उनको फॉलो अप करना बहुत 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 जरूरी है। उनको अप टू डेट रखना आवश्यक हो जाता है। आपके पास कई तरह के ऑफर्स, कई तरह के रिवॉर्ड्स, कई तरह के प्लान्स आ रहे हैं, आपको अपडेट करने की ज़रूरत है। और अगर हम जब अपडेट अपने कस्टमर्स को करते रहते हैं तो निश्चित वो भी बड़ा पसंद करते हैं और ऐसे सेल्स के व्यक्ति को वो हमेशा लाइक करते हैं। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट विधा है कि हमें कस्टमर के साथ पर्सनल रिलेशनशिप भी बिल्डअप करना चाहिए। और देखिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा कि अरे वाह, इतनी छोटी छोटी चीज़ों का अगर ख्याल रखा जाए तो फिर प्रॉस्पेक्ट हमें भूल ही नहीं सकते। उन्हें तो हम याद रहेंगे ही रहेंगे, वो हमें कॉल करेंगे। और जब इतनी सारी आप इतने सारे जब आप इंटरेक्शंस करेंगे तो आप फोरकास्ट भी कर पाएंगे कि आपको बिजनेस क्या मिल सकता है। क्योंकि गोल आपको यानी एक टारगेट होती है जो कि एक सेल्समैन को अचीव करना होता है या आपको भी अचीव करना होता है एज ए लीडर, एज ए मैनेजर, या जो हमारे वर्कर हैं, जो हमारे नए सदस्य हैं, सबके लिए एक गोल है, एक टारगेट। अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए ये जो प्रोसेस ऑफ सेलिंग है, इसके बीच से तो गुजरना पड़ता है, और जो बड़ा ही कमाल की चीज़ है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। और इस दौरान हम लोगों का जो अनुभव होता है, तो उस अनुभव के आधार पर हम और आप फोरकास्ट कर सकते हैं कि बिजनेस क्या आएगा। और ये बिजनेस जो फोरकास्ट होता है, ये आप धीरे धीरे किसी भी प्रॉस्पेक्ट के बिजनेस हिस्ट्री, यानी उन्होंने किस तरह का ट्रांजैक्शन किया है, कितना ट्रांजैक्शन किया है, हर महीने किया है, कितनी संख्या उनके ऑर्डर की है, कितनी बार वो ऑर्डर देते हैं, किस किस प्रोडक्ट के लिए वो ज़्यादा ऑर्डर देते हैं। जब इन सब चीज़ों का डेटा हम धीरे धीरे चूँकि हम हमेशा अपने प्रॉस्पेक्ट के कंसर्न में यानी कंसल्ट में, उनके कॉन्टैक्ट में बने हुए रहते हैं, और ऑब्वियसली ये भी पता होता है कि हमारी जो टर्नओवर है या हमें जो बिजनेस मिल रहा है या जो हमारा जो अचीवमेंट हो रहा है, उसमें हमें पर्टिकुलर किसी कस्टमर या प्रॉस्पेक्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है और किस तरह का कंट्रीब्यूशन है। जब आप इस पर थोड़ा ध्यान देने लगते हैं तो निश्चित मानिए कि आप फोरकास्ट भी कर सकते हैं कि अब इस बार जो बिजनेस होगी, इसमें इस पर्टिकुलर इन प्रॉस्पेक्ट का कितना बिजनेस मिलेगा। और जो नए प्रॉस्पेक्ट हैं उनके बारे में भी आप बिल्कुल फोरकास्ट कर सकते हैं कि उनसे आपको क्या बिजनेस मिल सकता है। क्योंकि हम सब लोग सेल्स के लोग हैं तो फोरकास्टिंग बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि हमारी संस्था भी जो है वो भी जानना चाहती है कि हम सब लोगों के बीच में एक मैनेजर, लीडर या वर्कर है, उनकी फोरकास्ट क्या है। तो फोरकास्ट में भी 10% प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन फोरकास्ट सही होनी चाहिए, क्योंकि इस बेसिस पे ही संस्था फिर आगे अपनी प्लानिंग करती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस तरह से आप देखेंगे कि आप अपना गोल भी अचीव कर सकते हैं। अब गोल अचीव करने के लिए, और जो मैंने एक चीज़ अभी कहा कि आपको डेटा आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में क्या है कि डाटा
बेस्ड जो अप्रोच होता है, ये भी कस्टमर को बड़ा प्रभावित करता है। अगर हमारे पास डेटा है किसी पर्टिकुलर कस्टमर का कि भाई आपने अभी तक सर कितना ट्रांजैक्शन किया है, कितने प्रोडक्ट्स आपने लिए हैं, किस प्रकार किस प्लान में आपने ज़्यादा इंटरेस्ट लिया है, तो क्या होता है कि वो अप टू डेट हो जाते हैं और उन्हें वो रिकॉल भी कर लेते हैं। और आप जब उन्हें बताते हैं कि भाई इतना बिजनेस, तो आपको मालूम होता है कि भाई उस बिजनेस में अब क्या बिजनेस मिलने वाला है। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट साइंटिफिक अप्रोच है कि डेटा ड्राइव जो है ना, ये कमाल की अप्रोच होती है। तो हमें चाहिए कि हम अपने हर प्रॉस्पेक्ट के डेटा के बारे में रखें। तो डेटा ड्राइव अप्रोच अगर हम सेलिंग में करेंगे तो आज के दुनिया में बहुत ही आसान है, संभव है, क्योंकि आप सब के पास स्मार्टफोन होता है, रिकॉर्ड होता है। तो ये विशेष तौर पे हमें ध्यान में अपने हर प्रॉस्पेक्ट के बारे में, हर शॉपिंग के बारे में, हर मार्ट के बारे में, हर कस्टमर के बारे में हमें इसका ध्यान बिल्कुल बिल्कुल रखना चाहिए। और ये भी सोचना चाहिए कि क्या हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं करते। किसी तरह से क्विक सेलिंग हो जाए, कस्टमर्स ने कुछ चीज़ ले लिया, हमने उस चीज़ को, अपने आइडियाज़ को बेच दिया है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेच दिया और फिर हम भूल जाते हैं। हमें न कोई फॉलोअप की ज़रूरत होती है, न कोई फीडबैक की ज़रूरत होती है। नतीजा होता है कि वो हमें भूल जाते हैं और हमें फिर जब ज़रूरत पड़ती है तब हम उन्हें याद करते हैं। भाई इससे तो आज के मार्केट में कंपटीशन बहुत है और इससे आपकी रिलेशनशिप भी आगे नहीं बढ़ेगी। कि दोस्तों रिलेशनशिप भी जो होती है ना, बड़ा जेन्युइन होनी चाहिए। फॉल्स रिलेशनशिप या पोज किया हुआ रिलेशनशिप काम नहीं आता है। तो इसका हमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। तो ये मैंने संक्षिप्त में कुछ सेलिंग के बारे में बताया। चलिए अब चर्चा एक और चाहिए, तो एबीसी ऑफ सेलिंग्स है। आप भी जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं, लेकिन वही है कि हम सब लोग इसको बिल्कुल अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी होगी, हम सब करें, आप सब करें, निश्चित बिजनेस बढ़ेगी। अभी कहता हूँ कि सेलिंग के स्टाइल, मैं जैसा बता रहा था कि आपकी टीम में क्या होता है कि एक मैनेजर या एक लीडर होते हैं या एक अपलाइन है, या उनके नीचे कितने लोगों की टीम है, उनके नीचे फिर कितने लोगों की टीम है। इस तरह से जो लेयर बना हुआ है, तो चाहे ट्रेडिशनल फील्ड हो या मल्टी लेवल मार्केटिंग की फील्ड हो, सेलिंग के स्टाइल तो होती ही है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि कितने तरह के स्टाइल है। और आप निश्चित तौर पे देखें कि आपके नीचे जितने लोग हैं या आपके इर्द गिर्द जितने भी मेंबर हैं, हर व्यक्ति की अपनी उनकी स्टाइल क्या है। एज ए लीडर हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर आप लीडर हैं किसी टीम के, तो टीम लीडर को ये बिल्कुल ऑब्जर्व करना चाहिए कि उनके हर व्यक्ति के पास सेलिंग की कौन सा सेलिंग का तरीका है, कौन सा सलीका है जो ज़्यादा यूज़ करते हैं या जिनमें उनको महारत धीरे धीरे हासिल होती चली जा रही है या ऑलरेडी एक्सपर्टाइज उनको है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको ये देखना होगा कि उस पर्टिकुलर सेल्समैन का फोकस कहाँ पर है। जब वो प्रॉस्पेक्ट से बात कर रहा होता है या जब वो किसी कस्टमर से बात कर रहा होता है, तो उनका फोकस कहाँ पर है। फोकस आई मीन कि उनकी कंसंट्रेशन बातचीत के दौरान या जो वहाँ जा रहे हैं, तो वो चाहते क्या है। तो देखिए दो चीज़ मैं कहूँगा, जैसे मैंने अभी कहा कि बेसिक मार्केटिंग में, खास करके रिलेशनशिप, जो बेसिक रिलेशनशिप मार्केटिंग होती है, उसमें बड़ा कॉमन देखा गया है कि हम क्विक रिजल्ट चाहते हैं। क्विक कहते हैं कि एक तरह से क्विक सक्सेस चाहते हैं और क्विक सेल्स मिल भी जाती है। लेकिन दोस्तों सेल्स तो मिल जाती है और वो अच्छी मिल जाती है, लेकिन याद रखिए कि हमने रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दिया। नतीजा होता है कि रिलेशनशिप माइनस में चली जाती है। तो ये टेम्पररी बिजनेस होता है, हमें मिल तो जाता है लेकिन हम बहुत ज़्यादा कुछ हासिल फ्यूचर में नहीं कर पाएंगे। यानी देयर इज नो लॉन्ग टर्म बिल्डिंग रिलेशनशिप। तो लॉन्ग टर्म बिजनेस में तो हमें देखना है ना। आज हमने इस पर्टिकुलर प्रॉस्पेक्ट्स के साथ बिजनेस किया और सफल भी हो गए, लेकिन मैंने रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दिया। तो रिलेशनशिप बिल्डिंग नहीं होने के कारण, क्योंकि रिलेशनशिप बिल्डिंग थोड़ा पेनफुल होता है, हमें बड़ा सा अपने टाइम को सेक्रीफाइस करना होता है, अपने कुछ पर्सनल लाइफ को सेक्रीफाइस करना होता है, और तब जाके कहीं रिलेशनशिप बिल्डअप होती है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो दोस्तों इस केस में बिजनेस तो आ जाता है क्विक, लेकिन
देयर इज नो फॉलो अप, देयर इज नो फीडबैक, तो ऐसी स्थिति में फिर आगे बिजनेस होने की मिलने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है और इस चीज को कस्टमर या प्रोस्पेक्ट लाइक नहीं करते। तो इस चीज को ध्यान देना चाहिए। और ये जो स्टाइल आपने देखेंगे कई तरह के सेल्समैन में इस तरह के स्टाइल होता है कि बस उनको किसी तरह से बिजनेस मिल जाना चाहिए। फार्मा के भी क्षेत्र में देखेंगे कि हम बहुत सारे एमआर या जो सेल्समैन होते हैं बस वही होते हैं, डॉक्टर के सामने गए बस उनको होता है किसी तरह से ऑर्डर मिल जाए, किसी तरह से ऑर्डर मिल जाए, एंड दे डोंट टेक केयर कि रिलेशनशिप भी हमें बिल्डअप करना है कि आगे भी हमें बिजनेस मिलता रहे। और वही सारे क्षेत्र में है। तो इस चीज़ का ध्यान रखने की काफ़ी ज़रूरत है। तो आप निश्चित तौर पे देखें कि आपके टीम की उस किस पर्टिकुलर मेंबर के पास इस तरह के स्टाइल है जिसे ट्रांजैक्शनल स्टाइल कहते हैं, ठीक है, जिसमें रिलेशनशिप का ध्यान बिल्कुल नहीं होता है, बस किसी तरह से बिजनेस मिल जाना चाहिए। एक और स्टाइल आप देखेंगे दोस्तों, और वो है सॉल्यूशन सॉल्विंग। यानी अगर किसी कस्टमर के पास कोई इश्यूज है तो उसको सॉल्व करने का भी प्रयास करते हैं और उस दौरान वो बिजनेस के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ये भी बड़ा अच्छा टैक्टफुल स्टाइल है और काफ़ी अच्छा स्टाइल है। इसमें क्या होता है कि जो सेल्समैन होते हैं वो कस्टमर के नीड को भी समझते हैं, जैसा मैंने शुरुआत में बोला, और उनके वांट को, यानी उनके विशेष नीड को भी समझ रहे हैं और उनके डिजायर यानी चाहतों को भी समझने अच्छी तरह से जानते हैं। जहाँ तक मैंने कहा कि उनके पास उनके पर्सनल इंफॉर्मेशंस भी हैं, तो इस तरह से वो पर्सनल रिलेशन भी उनसे बिल्ड कर लेते हैं। और ये जो स्टाइल होती है खास करके प्रॉब्लम, और इसी दौरान इंटरेक्शन होता है कस्टमर के साथ और कस्टमर कुछ अपने विशेष प्रॉब्लम्स को सामने प्रेजेंट करते हैं लोग, और सेल्समैन उस चीज़ों को देखते हुए, उनके नीड और डिज़ायर को देखते हुए ही ऑफर सर्टेन सोल्यूशन, वो उनको अपना समाधान भी बताते हैं और इस समाधान उनको सूट कर जाता है और वो इस तरह का समाधान उनके सामने रखते हैं उनकी समस्याओं को सुनने के बाद कि प्रोस्पेक्ट को लगता है कि उसका बिजनेस अब काफ़ी अच्छा हो जाएगा और वो बहुत खुश होता है ऐसे सेल्स पर्सन से, और ऑब्वियस उसके साथ उसकी रिलेशनशिप ही नहीं बढ़ती है बल्कि वो आगे भी उनके कांटेक्ट में बने रहते हैं। तो ये दूसरा स्टाइल है। ऐसे लोगों को भी आप देखें कि जो आपकी टीम में कौन से ऐसे लोग हैं जो कि सॉल्यूशन देने वाले लोग हैं, जो सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो ये भी एक दूसरा स्टाइल है सेलिंग का। अब आते हैं कि आपको बिल्कुल, अगर आपने इस चीज़ को अगर आप सुन रहे होंगे तो आप विजुअलाइज कर रहे होंगे कि आपके पास किस व्यक्ति में कौन सा विशेष स्किल है जिसके द्वारा वो बिजनेस लेता है या बिजनेस ले सकता है। तीसरी एक और स्टाइल है दोस्तों, सॉल्यूशन सॉल्विंग, जैसे मैंने बताया। ये भी बड़ा आप कहेंगे महत्वपूर्ण स्टाइल में मान के कहूँगा इसको। और तीसरी एक और स्टाइल है और वो है आपका कंसल्टेटिव, यानी कि कंसल्ट का मतलब आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और ऐसे सेल्समैन जो होते हैं वो ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस के बेसिस पे प्रोस्पेक्ट के साथ काम करते हैं। यानी जब वो सेल करते हैं तो सेलर और प्रोस्पेक्ट, सेलर और कस्टमर, यानी आपके, अगर आप सेलर हैं, हम सेलर हैं, तो हमारे और प्रोस्पेक्ट के बीच में एक बड़ा गजब का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बन जाता है। तो वो जो ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस है, ये रिलेशनशिप जो है सो बिल्डअप करता है। तो अगर आपको कस्टमर के ऊपर, प्रोस्पेक्ट के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, कॉन्फिडेंस है, और वो आपके ऊपर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस रखता है, तो निश्चित तौर पर जाने कि कम प्रयास में भी काफ़ी अच्छी सफलता बिजनेस मिल सकती है। तो ये जो है सो ये कंसल्टेटिव स्टाइल होता है। कई सेल्समैन ऐसे होते हैं, आप देखेंगे कि उनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो आप उसको क्या कहेंगे कि वो प्रोस्पेक्ट को एक तरह से बोलने के लिए या कुछ कहने के लिए या कुछ अपनी बातों करने के लिए प्रोवोक कर देते हैं। प्रोवोक का मतलब आप ये कह सकते हैं कि प्रोवोक, जब किसी को प्रोवोक मतलब आप उसे उस चीज़ के लिए थोड़ा उत्तेजित कर देते हैं। यानी जो आप चाहती हैं
उस चीज़ के लिए आप अपने इंटरेक्शन से, बातों के द्वारा आप कुछ इस तरह की बातें बड़ी ही पॉजिटिव वे में करते हैं, बड़ा ही परसुएशन के साथ करते हैं और वो थोड़ी मजबूरी फील करने लगते हैं, वो मजबूर हो जाते हैं और वो उनकी चाहत काफ़ी बढ़ जाती है कि आपने जो ऑफ़र दिया है उसको वो एक्सेप्ट करें। तो ये भी स्टाइल बड़ा ही उत्तम तरीका माना जाता है सेलिंग में कि तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना होगा। इससे भी जो है सो परचेज काफ़ी बढ़ जाती है, परचेजेस बढ़ती है और ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का एक बड़ा अच्छा फ़ायदा है कि और ये होना भी चाहिए कि देखिए प्रॉस्पेक्ट्स और सेल्समैन के बीच में ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए जितना अच्छा ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस रहेगा, विश्वास आपसी रहेगा, तो आप रिपीट बिजनेस होती है और कोई भी बिजनेस बढ़ती जो है वो रिपीट बिजनेस से बढ़ती है। तो ये जो है ये भी देखें कि हमारी टीम में कौन से ऐसे मेंबर हैं जो कि इस तरह की स्टाइल, इस तरह की विशेषता, इस तरह की कौशल उनके पास ज़्यादा है। तो इस तरह से आपने देखा कि कई तरह के चीज़ें हैं जो कि सेल्समैन अप्लाई लोग करते हैं। मतलब फोकस उनका किस चीज़ पे रहता है, ये एज ए लीडर हमें ध्यान में रखना होगा कि जो हमारे इर्द गिर्द जो लोग काम कर रहे हैं उनका फोकस सेलिंग प्रक्रिया के दौरान किस चीज़ पे ज़्यादा होता है। बस इसको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है। बहुत सारे सेल्समैन ऐसे होते हैं आज की दुनिया में जो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव होते हैं। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का भी टाइम है, तो अपने स्मार्टफोन के माध्यम से या डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा या सोशल सर्कल के द्वारा भी या आप देखेंगे कि वो अपने प्रोडक्ट्स को काफ़ी या अपने प्लान को या अपने ऑफर्स को बहुत ज़्यादा स्प्रेड करते हैं और रेगुलर अपने प्रॉस्पेक्ट्स के टच में रहते हैं, उन्हें अप टू डेट करते रहते हैं अपने सारे प्लान, ऑफर्स और बेनिफिट और इनकम के बारे में, प्रॉफिट के बारे में, या कोई भी चीज़, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो किस क्वालिटी की बात हो, चाहे सर्विस की बात हो, चाहे ऑफर्स की बात हो, चाहे प्लान की बात हो, चाहे बेनिफिट की बात हो, चाहे किसी भी सर्विस की बात हो, ये सारी चीज़ों को सोशल मीडिया यानी इस माध्यम से भी वो अपने प्रॉस्पेक्ट तक बहुत तेज गति से पहुंचाते रहते हैं, जो कि उनके प्रॉस्पेक्ट को अप टू डेट रखता है। तो ये भी एक तरीका है जिसमें कई सारे सेल्समैन काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। कुछ सेल्समैन ऐसे भी होते हैं दोस्तों, जो आप देखेंगे कि उनको क्या कहेंगे कि वो बात करने के दौरान उनके अंदर अपने कई तरह के आइडियाज़ डेवलप कर जाते हैं। कहने का मतलब कि उनकी अंदर से कुछ चीज़ें, कुछ आइडियाज़ ऐसे आने लगते हैं कि इंटरेक्शन के दौरान वो प्रॉस्पेक्ट को इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो मैं बता रहा था कि कुछ और एक और बड़ा बेहद इम्पॉर्टेंट स्टाइल, और मुझे लगता है कि ये मॉडल ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए विशेष तौर पर हम सब के लिए, आप सब के लिए काफ़ी अच्छी स्टाइल है। बिकॉज ये कुछ लोग ऐसे होते हैं, और हम में से मेरा ख्याल है आपके बीच में, हम सब के बीच में अधिकांशतः ऐसे लोग हैं जो कस्टमर्स के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि हम मल्टी सेगमेंट वाली कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। यानी मल्टी सेगमेंट प्रोडक्ट्स की बात जब करते हैं तो कस्टमर को ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अपनी कंपनी में कई तरह के 17-18 सेगमेंट्स हैं, और सभी सेगमेंट्स के बारे में जब बातें करते हैं तो फिर स्टॉकिस्ट के लिए चॉइस लेना बड़ा ही, ये स्टॉकिस्ट हो या फ्रेंचाइजी हो या शॉपिंग हो या प्रॉस्पेक्ट हो या कस्टमर हो, उनके पास चॉइसेस हो जाते हैं। तो ऑप्शंस भी काफ़ी अच्छा सेल्समैन अपने प्रॉस्पेक्ट के सामने रख देता है, और नतीजा बिजनेस मिलने की संभावना अत्यधिक हो जाती है। और आप सब लोग ऑलरेडी इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन कई लोग इसे प्लेस करना चाहिए। कैसे प्लेस करें? क्योंकि इतने सारे सेगमेंट्स हैं, ठीक है, उसमें किसी 4 सेगमेंट में, 5 सेगमेंट में, 6 सेगमेंट में आप एक्टिव होंगे, लेकिन कुछ सेगमेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आप
के लिए तो एक बहुत बड़ा अवसर है। आप जब कंपनी में मॉडल में ज्वाइन करते हैं तो आपको अन्य चीज़ें तो आकर्षक लगती हैं, लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा आकर्षक लगती है कि इसमें 17-18 सेगमेंट्स हैं और इतने सारे प्रोडक्ट और एक ही आईडी पे सब काम करता है। तो ये कस्टमर को एक ऑप्शंस दे देता है, कस्टमर के मन में एक इंटरेस्ट जगा देता है। आप इसको किस तरह से रखते हैं ये देखना है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि कस्टमर के नीड को देखना और उसके डिज़ायर को देख लेते हैं तो आप समझ जाते हैं कि हमारे किस सेगमेंट में इनका ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो आपके पास फाइनेंशियल सेक्टर्स के भी कई प्रोडक्ट हैं, क्रिप्टो के प्रोडक्ट हैं, एग्रो के प्रोडक्ट हैं, फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्ट हैं, एफएमसीजी के प्रोडक्ट हैं, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हैं, अनेकों प्रोडक्ट्स हैं, इंश्योरेंस के प्रोडक्ट हैं, बैंकिंग के प्रोडक्ट हैं। तो क्या है कि इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन दोस्तों एक बात मैं कहूँगा कि आपको ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेगमेंट्स पर ध्यान देने की जरूरत है और देना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, मैं एक चीज़ बार बार कहता हूँ कि हम जहाँ भी काम करें हम अपने संस्था को प्यार करना चाहिए। वी मस्ट लव आवर कंपनी, वी मस्ट लव आवर प्रोडक्ट। तो क्या होता है कि मान लीजिए कि आज अगर हमारी कंपनी में एक टूथपेस्ट ही है, प्रोडक्ट्स तो 500 है, 600, 400, 500, अनेकों हजारों प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन अगर एक प्रोडक्ट हर व्यक्ति मोरल परिवार से जुड़े सदस्य जितने हैं, बड़े लीडर, छोटे लीडर, मीडियम लीडर, नए मेंबर्स हमारे, अगर सभी भाई बहन अपने घर में एक एक यूनिट भी अगर रखते हैं हर महीने, तो लाखों की संख्या में एक प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, हो सकता है। और ये कोई बहुत तो बड़ी बात नहीं है, इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और आपकी इनकम के साथ साथ कंपनी की टर्नओवर भी काफी बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि हमारी कंपनी, अगर मॉडल ग्रुप ऑफ कंपनीज बहुत तेजी से अग्रसर होगी तो हम सब आगे अग्रसर होंगे, आप सब आगे अग्रसर होंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी। लेकिन ये बड़ी छोटी सी चीज है, आप सब लोग जानते भी हैं इस चीज को, लेकिन हम फिर इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तो प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है ना, सिर्फ जानने से तो नहीं होगा, हमें कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना होगा। सेलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो कंफर्ट ढूंढता ही नहीं है। और ईश्वर की दया से हमारी इस संस्था में तो प्रोडक्ट्स की संख्या इतनी है और सभी की बेहतरीन क्वालिटी, काफी अच्छे प्रभाव, बहुत बड़ी मार्केट साइज उनकी है, बहुत अगर डोमेस्टिक ग्रोथ देखा जाए कंट्री में तो बहुत ज़्यादा उस क्षेत्र में लोग आगे बढ़ रहे हैं। फिर हम और आप क्यों नहीं? हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते जाना है, किसी दूसरे को स्पेस नहीं देना है कि वो इस क्षेत्र में आगे आ जाए। तो अगर हमारी आपकी कंपनी में इतने सारे सेगमेंट्स हैं तो हमें सभी सेगमेंट्स पे ध्यान देने की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि सभी के मार्केट साइज और मार्केट ग्रोथ काफी अच्छे हैं। मार्केट शेयर लेने की जरूरत है। चलिए इस पे फिर कभी चर्चा होगी। तो मैं बात कर रहा था कि इस तरह से आपने देखा कि स्टाइल ऑफ सेलिंग्स कई प्रकार के हैं, बस हमें ये देखना होगा कि हमारे किस मेंबर में कौन सा स्किल है और वो किस स्टाइल से सेल करते हैं लोग। तो इतनी तरह के मैंने आपको बताया कि ये तरह के फोकस हैं। कई लोगों में एक बड़ी गजब की क्वालिटी होती है कि वो चैलेंज स्वीकार करते हैं। उनको बड़ा मजा आता है जब वो कस्टमर से या प्रोस्पेक्ट से इंटरेक्शन सेल्समैन कर रहे होते हैं, तो उस समय ये देखते हैं कि भाई प्रोस्पेक्ट का माइंड में वो किस तरह के विचार है, किस तरह के चीज़ें हैं, और वो ही इज़ ए वेरी गुड लिसनर और वो उन सारी बातों को बहुत गौर से सुनता है, समझता है और उसे लगता है कि मैं जो चाहता हूँ ये तो इसके विपरीत बातें हो रही हैं, एंड ये वो इस चीज़ को एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करता है। और उस चैलेंज लेने की जो प्रक्रिया सेल्समैन की होती है, ये उसे काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाती है। क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ के लिए चैलेंज लेते हैं या हम लोग जब चैलेंज लेते हैं, तो एक व्यक्ति जब किसी भी चीज़ को करने के लिए चैलेंज ले लेता है तो फिर होता है कि उसकी सोच बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगती है, वो बहुत गहराई से किसी चीज़ को सोचने लगता है और फिर रास्ते निकलने लगते हैं।
और अगर कस्टमर के प्रॉस्पेक्ट के प्रोफाइल को हम अच्छी तरह से जानते हैं तो फिर हमें उनके विचार को चेंज करने के लिए जिस भी लॉजिक की आवश्यकता है वो हम बड़ी आसानी से पेश कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा गजब का चीज है कि नहीं, ऐसे लोग चाहते हैं कि नहीं, आई विल प्रोक्योर बिजनेस फ्रॉम दिस पर्सन, मैं यहाँ से तो बिजनेस लेके रहूँगा और वो लेके रहूँगा। वो उस तरह का चैलेंज नहीं है कि हम कोई फिजिकल वायलेंस की बात करते हैं। चैलेंज इस तरह से कि हमें यहाँ आई विल बी विनर, मैं तो यहाँ बिजनेस लेके रहूँगा, लेकिन अपने कस्टमर के रेस्पेक्ट और प्रेस्टीज और कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए भी वो बड़ा ही चैलेंजिंग मोड में रहते हैं और वो खुद को चैलेंज करते हैं। वो कस्टमर को चैलेंज नहीं करते हैं कि आपका ये व्यूज है, वो खुद को चैलेंज करते हैं और इस प्रोसेस के दौरान वो प्रॉस्पेक्ट की हर बात को सुनने की, समझने की कोशिश करते हैं और उनके इंसाइट को समझते हैं और अपनी इंसाइट और अपनी अप्रोचेस, अपने लॉजिक से फिर धीरे से उनको कन्विंस करते हैं और फिर सेल्स हो जाती है। तो इस तरह से कई तरह के स्टाइल आपको मिलेंगे। और एक और तरीका है कंसेप्ट। कंसेप्ट सेलिंग में क्या होता है कि प्रोडक्ट्स अगर आप सेल कर रहे हैं या कोई भी चीज़ आप सेल करने गए तो उसकी बहुत ही प्रॉपर इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज विल गिव यू कॉन्फिडेंस एंड सिंस नॉलेज गिव्स अस कॉन्फिडेंस, तो इससे क्या होता है कि कंसेप्ट सेलिंग ईजी हो जाती है। क्योंकि कॉन्सेप्ट वाले जो कस्टमर होते हैं वो कस्टमर किसी चीज़ की कीमत और वैल्यू से ज़्यादा उसके क्वालिटीज़ और उसके अंदर जो स्पेसिफिक बेनिफिट है उसके बारे में जानने में ज़्यादा वो चिंतित होते हैं। तो अगर उस चीज़ से अगर एक सेल्समैन उनके अपने उस अप्रोच से, अपने विशेष ज्ञान, अपने उस नॉलेज से, लॉजिक से जो कंसेप्ट है, अगर उस कंसेप्ट को, उनके कंसेप्ट को चेंज करता है या अपने कंसेप्ट को बड़ा ही लॉजिकल वे में पेश कर देता है और इससे प्रोडक्ट के प्रति एक सेटिस्फैक्शन की भावना प्रॉस्पेक्ट के माइंड में आती है और वो परचेज कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आपने देखा, मैंने संक्षिप्त में बताया कि सेल्स के कई तरह के अप्रोच हैं और ये सारे अप्रोचेस अलग अलग लोग अलग अलग तरह से लागू करते हैं। और अगर हमें अच्छी टीम बिल्डिंग करनी है तो निश्चित तौर पे कई फैक्टर्स होते हैं टीम बिल्डिंग में, लेकिन टीम के अंदर टीम स्पिरिट भी जगह देना होता है। टीम स्पिरिट जनरेट करना बड़ा महत्वपूर्ण है और टीम स्पिरिट जनरेट करने के लिए एक लीडर को खुद ही इन्वॉल्व होना पड़ता है। लीडरशिप तभी सफल होती है जब वो डाउन लेवल तक उनकी बातें वहां पहुंच जाती हैं, वो कंसर्न डीपली होते हैं, वो काफ़ी मेहनत, काफ़ी परिश्रमी होते हैं, उनके पास नॉलेज होता है और वो अपने टीम के हर मेंबर के सारे स्ट्रेंथ यानी उनकी ताकत और उनकी कमजोरी को भी जानते हैं और उनके ताकतों का विशेष तौर से वो सेलिंग की प्रक्रिया में प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, उनके साथ काम करने के दौरान उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी करते हैं, सफलता भी दिलाते हैं और जब वो सफल होते हैं तो उन्हें शाबाशी भी देते हैं, एप्रिसिएट भी करते हैं और अगर कभी असफल होते हैं तो उस दौर में उन्हें रास्ता भी बताते हैं कि कहाँ मिस्टेक हो गया और घबराने की ज़रूरत नहीं और दूसरा कई तरह के ऑप्शंस उनके पास होते हैं। तो इस तरह के जो लीडर्स होते हैं उनके फॉलोअर्स की संख्या काफ़ी बड़ी होती है। तो लीडरशिप पे हम फिर कभी हम लोग आपस में चर्चा करेंगे। आज जस्ट हमने थोड़ा सा सेलिंग प्रोसेस के बारे में बात कर ली और मुझे उम्मीद है कि आगे भी हम सब, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो क्यों ना हम लोग आपस में ये भी चर्चा करें और मुझे उम्मीद है कि आपके द्वारा भी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी वो भी बड़ा हेल्पफुल हो। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जय माता।